अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। ये एक रिसर्च टॉपिक है, फिज़िक्स रिसर्च टॉपिक। एमफिल में भी पढ़ा जाता है, कंप्यूटेशनल या डीएफटी जो है कंप्यूटेशनल में पढ़ा जाता है। क्वांटम वाले भी यूज़ करते होंगे शायद, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के लिहाज से। तो पहले चेक कर लेते हैं आउटलाइन, इसकी हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सिंगल बॉडी प्रॉब्लम, फॉर मेनी बॉडी प्रॉब्लम, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है, हार्ट्री-फॉक अप्रोक्सीमेशन है, थॉमस फर्मी मॉडल है, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी है, होहेनबर्ग-कोहन थ्योरम है। ये इसके आउटलाइंस हैं। इसके बाद आते हैं हिस्ट्री। In the beginning of quantum mechanics, Schrödinger equation was basic tool for solving many body problems through wave function. असल में DFT होता क्या है? It is investigate the electronic structure. Electronic structure क्या होता है? Motion of electron होता है। तो पहले ये होता था कि श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिक टूल होता था मेनी बॉडी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, इसकी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जब मेनी बॉडी प्रॉब्लम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के सॉल्व करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सही नहीं था, तो इसके लिए DFT आ गई। इसके बाद जो है लिखा है in 1927 Max Born and J. Robert Oppenheimer introduced approximation by separation of wave function for electron in nucleus. Born Oppenheimer approximation जो है separation of wave function, separation of function किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए है और न्यूक्लियस के लिए है। ये क्या करता है? रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स। जो ज़्यादा स्टेप होंगे जब आप इलेक्ट्रॉन या मेनी बॉडी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन जो स्टेप होगी वो कम आएगी। उसके बाद आता है हार्ट्री। इन द सेम ईयर 1927 हार्ट्री इंट्रोड्यूस अ प्रोसीजर टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन इन एनर्जीज फॉर एटम एंड आयंस, हार्ट्री मेथड। दिस इज कॉल्ड हार्ट्री मेथड। What say Hardy? Hardy say Hardy introduce a procedure. Hardy ने एक तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने का, या एनर्जी, एटम की जो एनर्जी होती है या आयन की एनर्जी होती है और उसका वेव फंक्शन जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हार्डी ने बताया था। इसके बाद स्टूडेंट जो है, हार्टी के दो स्टूडेंट फोक एंड स्लैटर इंट्रोड्यूस मल्टी इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्लैटर डिटर्मिनेंट, बट इट वाज कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व। जो फोक एंड स्लैटर जो स्टूडेंट है हार्टी के, उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के बारे में हमें आइडिया दिया इन द फॉर्म ऑफ स्लैटर। किस चीज़ में? स्लैटर डिटर्मिनेंट। ये क्या होता है? असल में स्लैटर ये एक एक्सप्रेशन है जो वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। मल्टी फर्मियान सिस्टम जो होता है उसमें जो वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए या फर्मियान की वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम स्लैटर यूज़ करते हैं। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन, आप स्लैटर डिटर्मिनेंट इसको बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब आप अरेंजिंग करेंगे स्पिन ऑर्बिटल को कॉलम में, क्या करेंगे? स्पिन ऑर्बिटल को कॉलम में, एंड इलेक्ट्रॉन लेवल जो होते हैं वो रो में
अरेंज करेंगे, स्पिन ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करें, कॉलम में, और इलेक्ट्रॉन लेवल को रो में अरेंज करेंगे तो इसको स्लैटर डिटरमिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं। इसकी एक इक्वेशन है वो नीचे आएगी। इसके बाद आता है इन 1927, लेकिन ये फोक एंड स्लैटर जो वेव फंक्शन मल्टी इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन का आइडिया था ये कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा, इससे जो है मेनी बॉडी प्रॉब्लम सही तरीके से हल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 1927 उसी इन्हीं सालों में थॉमस एंड फर्मी प्रपोज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल टू कंप्यूट द एनर्जी ऑफ एटम बाय अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। इन्होंने थॉमस और फर्मी ने एक मॉडल स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो बनाया। वो क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन गैस, यूनिफॉर्म गैस, यूईजी कहते हैं हम लोग। बहरहाल तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम जो इसमें एक और भी है जो क्या नाम है, फर्मी। हाँ, फर्मी में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह नहीं आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेशन आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम में किस तरह करेंगे ये इन्होंने बताया। एनर्जी ऑफ एटम होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ डीएफटी आती है। टीएफ क्या है, थॉमस फर्मी मॉडल है। काइनेटिक एनर्जी हम एक्सप्रेस करते हैं फंक्शनल, T is equal to T and to rho, and add two classical term of nuclear electron and electron interaction। ये नीचे एक इक्वेशन है, उसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इसके बारे में कहा गया है। उसके बाद 1964 में होहनबर्ग एंड कोहन said that it is very hard and complicated to compute wave function of many electron system। कि ये बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत सख्त काम है, आप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप एक वेव फंक्शन आप मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की को जो है कैलकुलेट करना ये बहुत मुश्किल है। किसने कहा, होहनबर्ग एंड कोहन ने। फिर वाल्टर कोहन जो है जो केमिस्ट्री में उसने डीएफटी डेवलप की, इसमें 1998 में उसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। But if we introduce the electron density function, then all the ground state property of the system can be found। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे तो ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या हो गई वो हम फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी फंक्शन इज़ अ कंप्यूटेशनल, आप विकिपीडिया में देखेंगे तो आपको डीएफटी की डिफिनीशन क्या है कि डेंसिटी फंक्शन इज़ अ computational quantum mechanical modeling method used in physics, chemistry and material science to investigate the many body system या investigate the electronic structure in particular atom and molecules। ये computational quantum mechanical modeling method है, तो इसमें आप मेनी बॉडी प्रॉब्लम जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हमने पहले बताया कि श्रोडिंगर जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, सिंगल बॉडी प्रॉब्लम के लिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर आता है, ये जो पहला स्ट्रक्चर बेंजीन का है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ये सारे डायग्राम है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ये तो इसके स्ट्रक्चर हो गए। फिर आते हैं, वो तो हमने हिस्ट्री पढ़ ली, अब सही टॉपिक पे आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। द नॉन रिलेटिविस्टिक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज एच साई इज इक्वल टू ई साई। फिर के स्पेस में लेंगे तो एच साई के आर पोजिशन है, साई इज इक्वल टू ई के साई के आर। हियर एच इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन, एच के आर इज वेव फंक्शन एट कैरी ऑल द पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट अस। साई हमें क्या क्या देता है इंफॉर्मेशन अबाउट अस। ई के इज द एनर्जी आइगन वैल्यू है। जब आप एक वेव फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर साई पे क्या ऑपरेट हुआ है, हैमिल्टोनियन एच ऑपरेट हुआ है, तो हमें क्या देता है,
आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू ई के देता है और उसका वही वो फंक्शन वापस देता है। फिर उसके बाद आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। हैमिल्टोनियन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन इज H इज इक्वल टू टी प्लस वी, टी प्लस वी। तो हमें पता है कि टी जो है काइनेटिक एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर है। अगर आप एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम से डिवाइड कर देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर आ जाएगा। पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m आ जाएगा। तो पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, पी स्क्वायर है तो पी लिखा हुआ है यहाँ पर, इस प्लस वी आर टी आर एंड टर्म ऑफ टी, दिस इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमें पता है कि पी किस चीज़ के बराबर है। आपको पता होगा कि मोमेंटम ऑपरेटर वो बराबर है आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, या डेल भी आप बोल सकते हैं, डेल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे, आप उसका स्क्वायर लेंगे तो एच कट स्क्वायर आएगा, 2m आ जाएगा और वी आर टी आ जाएगा। तो ये वो मोमेंटम ऑपरेटर पी जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी जगह पर मोमेंटम ऑपरेटर लिखा हुआ है, 2m अपनी जगह पर है, वी आर टी अपनी जगह पर है। माइनस एच कट स्क्वायर किस तरह है, ये मोमेंटम ऑपरेटर जो मैंने कहा कि आयोटा डेल बाय डेल एक्स, आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, इन तीनों का आप स्क्वायर लेंगे तो आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। एच का स्क्वायर लेंगे, एच कट का स्क्वायर लेंगे तो एच कट स्क्वायर आएगा, और अगर डेल का स्क्वायर लेंगे तो ओ डेल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आएगी। एंड फाइनली गिव द सॉल्युबल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नीचे लिखा ऑलरेडी आयोटा एच का डेल बाय डेल टी साई एक्स ऑफ टी, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ऑपरेटर। वो किसके बराबर आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वही कह रहा हूँ। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मेनी बॉडी, वो तो सिंगल बॉडी प्रॉब्लम था, ये मेनी बॉडी प्रॉब्लम का है। एच साई आर इंटू आर इज इक्वल टू ई के साई आर इंटू आर। तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये शो करता है। आर जो स्मॉल है आर है, ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस है। ये नीचे डायग्राम दिया गया हुआ है, मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग को नज़र आ जाएगा। तो न्यूक्लियस है, कैपिटल आर लिखा हुआ है, या आप डायग्राम में दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन 1 के लिए R1 लिखा हुआ है वेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉन 2 के लिए R2 वेक्टर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन 3 के लिए R3 लिखा हुआ है। इसका सेंटर ऑफ मास भी दिया हुआ है। तो ऊपर यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में एच साई के साथ आर स्मॉल आर कैपिटल आर ब्रैकेट में जो दिए गए, ये छोटा आर इलेक्ट्रॉन के लिए है और कैपिटल आर न्यूक्लियस के लिए है। फिर उसके बाद दूसरी साइड ई के साई ये वाला छोटा इलेक्ट्रॉन, छोटा आर जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, कैपिटल आर जो है वो न्यूक्लियस के लिए है। इट डिस्क्राइब बाय मेनी बॉडी हैमिल्टोनियन, ये मेनी बॉडी हैमिल्टोनियन हमें शो करता है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसके नीचे जो लिखी हुई इसको देखकर आपको समझ में आएगा। ये जो नीचे इनके नाम दिए गए हैं कि ये क्या शो करता है। तो नीचे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला जो टर्म है जो ब्लू में लिखा हुआ है माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 समेशन जे इज इक्वल टू 1 अप टू n 1 ओवर एम ई डेल जे सब्सक्राइब में जे और स्क्वायर। तो ये क्या शो करता है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है। फिर टी एन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई। तो टी एन क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई है, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के इज इक्वल टू 1 आफ्टर एम समेशन 1 ओवर एम जे डेल जे स्क्वायर। इसके बाद ये तीसरा आता है वी ई एन, तो वो बराबर है के इज इक्वल टू 1 अप टू एम जेड जे, आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन, आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन ई स्क्वायर आर के माइनस आर जे।
तो ये द कूलम अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लिया ये शो करता है। इधर ई एन लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ था, ये सारे इसका क्या मतलब है? ई एन मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो सब ये शो करते हैं। असल में डीएफटी क्यों आई? डीएफटी जब मेनी बॉडी प्रॉब्लम आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इस तरह ये क्लाउड के लिए है। तो क्लाउड में ये है कि ये सारा आपको क्या आ जाएगा, क्लाउड में जो है इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन या उसकी सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा। इसके बाद फॉर द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, वो VEE इलेक्ट्रॉन एंड रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन होती है ना, तो ये समेशन J इज लेस देन K इज इक्वल टू 1 अप टू N E स्क्वायर डिवाइड बाई RJK। V डबल N न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं। समेशन J इज लेस देन K इज इक्वल टू 1 अप टू N ZK पावर E स्क्वायर RK माइनस RJ द रिपल्जन बिटवीन द न्यूक्लियाई। फिर आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मीडियम बॉडी प्रॉब्लम के लिए। ये कंटिन्यू करते हैं तो H हमारे पास TE आएगा। ये जो ऊपर मुश्किल इक्वेशन लिखे हुए समेशन जिसमें ज़्यादा आया है तो इसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको नज़र आएगा, आपके जहन में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये H जो हैमिल्टोनियन है वो इज इक्वल टू TE हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। TN काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर। VEN कूलम अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। VEE इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है, उसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। V हमें पोटेंशियल है। VEN न्यूक्लियाई में पोटेंशियल एनर्जी और नीचे साइन भी है। इफ वी हैव बेंजीन 6H6 मॉलिक्यूल हैं 36 न्यूक्लियर चार्ज, इसकी 36 न्यूक्लियर चार्ज है। तो हमें पता है कि XYZ कोऑर्डिनेट जब हम लेते हैं तो 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 126 इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आएंगे एंड 162 कंबाइन कोऑर्डिनेट्स आएंगे। वेरिएबल मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये 162 किस तरह आया? जब आप 126 के साथ 36 जमा करेंगे तो आपके साथ आएगा 16। ये कंबाइन कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज की जो मॉलिक्यूल की न्यूक्लियर चार्ज है उसकी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये शो करता है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टेप वेरिएबल ऑफ मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन, इसका स्क्वायर ले 162 वही चीज़ है। 26,244 स्टेप टेक मोर देन द ह्यूमन लाइफ। इस तरह ये स्टेप ये तो ह्यूमन लाइफ नहीं फाइंड कर सकता ना, बहुत ज़्यादा है। सो वी हैव डू सम अप्रोक्सीमेट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस बेंजीन की इसी कोऑर्डिनेट्स की वजह से यानी मुश्किलात की वजह से हम अप्रोक्सीमेशन को ला रहे हैं। तो बोन अपेनहाइमर हमने पढ़ा था पहले, उसकी सिर्फ एक हिस्ट्री या एक बैकग्राउंड दिया गया हुआ था। अब हम देखते हैं वेव फंक्शन ऑफ न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल कैन बी treatly separate motion based on their charge फास्टर। इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट मूव करता है और प्लस ये स्लज लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आपको शो न्यूक्लियस एट 1800 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा हेवी होता है लेकिन मोशन तो उसका स्लो होता है। न्यूक्लियर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन सो द आयन मूव मच स्लोअर देन इलेक्ट्रॉन, ये तो ज़ाहिरी बात है। बोन अपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन फिर सेपरेशन ऑफ वेव फंक्शन हम लेते हैं ना। बोन मैक्स बोन एंड रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1926 में आए, सेपरेशन ऑफ वेव फंक्शन की बात की। टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन न्यूक्लियर वेव। सेपरेशन ऑफ हैमिल्टोनियन के लिए अगर हम लेते हैं तो हैमिल्टोनियन हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन के लिए हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन न्यूक्लियर के लिए। आर तो आपको पता है कि पोजीशन है, वेक्टर है। आर जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, कैपिटल आर जो है न्यूक्लियस के लिए है। फिर आप लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन आर एन टू आर इज इक्वल टू TE काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। पाइजिंग न्यूक्लियस स्टेशनरी या HN कैपिटल आर लिखा हुआ है
और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन जो है हमने इग्नोर किया हुआ है, तो ये आ जाएगा Tn प्लस Vn। ये दूसरा साइड जो है ये ख़त्म हो गया, Vn V आ जाएगा। बोन अपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लिख देते हैं, वो जो समेशन वाला फॉर्म है उसमें लिख देते हैं। माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2j इज इक्वल टू 1/n 1/m e del j स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई k इज इक्वल टू 1/m 1/mj del j स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 1/n। ये वही पुराना इक्वेशन है, सिर्फ दो जगह पर कट किया हुआ है, क्योंकि ये वी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की जो पोटेंशियल एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये वाला वी डबल ई क्या है, रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल एनर्जी, और एन रिपल्जन बिटवीन न्यूक्लियस, तो ये कट गए है। इसके बाद बोन अपॉन हैमर अप्रोक्सीमेशन ये आ जाएगा, जब कट जाएंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। It is current nearby to solve the Schrodinger exactly for atom more than one electron, atom like hydrogen, He plus and so on. This is mostly because electron repulsion will come into place, so separation of electron cannot be planned. To come over this problem we have used another। ये जो है ना, हम एक नया अप्रोक्सीमेशन अभी ला रहे हैं, क्योंकि ये impossible to solve the Schrodinger equation exactly for atom with more than electron। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ना, एक से ज़्यादा एक एटम में, तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ये तो ऊपर जो इक्वेशन है हार्टी-फोक हाइड्रोजन है, सॉरी अपनहाइमर जो दिया हुआ है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ समेशन। Harty method, the most simple ab initio calculation, it assumes that electron move independently, इलेक्ट्रॉन किसी पर इंहिसार इंडिपेंडेंट आप इधर मूव करता है बिल्कुल फ्रीली। हर्टी मेथड वाज टू राइट फ्लेक्सिबल पोली इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, पहले में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फॉर एटम प्रोडक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन ये नीचे दिए हुए गए, साइन नॉट 1, साइन नॉट 2, साइन नॉट 3 अप टू साइन, दिस इज कॉल्ड हर्टी प्रोडक्ट। Psi naught is a wave function of the coordinate of all coordinates in the atom. Psi naught 1, psi naught 2, psi naught 3, psi naught up to n are the wave function of the coordinate of electron 1, electron 2, electron 3, electron n, which is called atomic orbital। हर टी मेथड गेस वेव फंक्शन, ये एक गेस वेव फंक्शन है। यहाँ पे एक वेव फंक्शन को गेस करते हैं। कैलकुलेट हैमिल्टोनियन को कैलकुलेट करते हो, श्रोडिंगर इक्वेशन को करते हो, फाइंड वेव फंक्शन को फाइंड करते हो। एज वेव फंक्शन एज सेम बिफोर, क्या वेव फंक्शन जो पहली थी वो अब भी वही वैसे है। किस वेव फंक्शन, यस अगर यस तो कैलकुलेट प्रॉपर्टी, तो आप प्रॉपर्टी, अगर नो तो रिपीट प्रोसेस, तो प्रोसेस को दोबारा रिपीट करें। दिस रिपीटेड प्रोसेस का सेल्फ कांस्टेंट फीड ये कहलाता है, सेल्फ कांस्टेंट फीड। ये डीएफटी में आगे पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। हर्टी मेथड लिमिटेशन, हर्टी मेथड तो आ गया, लेकिन इसकी लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉन आर स्पिन ओवर और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का, इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं परमियान, एंड दे फॉलो एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल। एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल जो नीचे दिए गए, एक्सचेंज द कोऑर्डिनेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन मस्ट चेंज साइन, कंसीडर टू इलेक्ट्रॉन साई HP x1 x2, ये एंटीसिमेट्रिक हो गया। प्रिंसिपल के तौर पर हम इस तरह लिख सकते हैं, इफ वी स्वैप वन इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन टू द वेव फंक्शन बिकम which is to Harty method the true wave function when we position। आप इस तरह भी लिख सकते, साई x1 साई 2 x2 माइनस, ये सिर्फ पोजीशन चेंज हो गया है, साई का माइनस जो आ गया था। हर्टी प्रोडक्ट एक्चुअली फार फ्रॉम द प्रोडक्ट रियल वेव फंक्शन स्लॉटर में हमने पहले पढ़ा था, हम कह रहे थे कि इसकी फंक्शन इक्वेशन आएगी सर, तो वेव इसकी इक्वेशन ये है 1/2 अंडर साई 1 x1 साई 2 x2 माइनस साई 1 x2 साई नहीं सॉरी पाई। तो ये आ गया 1/2, ये एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक एब्सोल्यूट में लिखा हुआ है। 1/2 इज नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। नाउ इफ यू ट्राई टू पुट टू इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल, जब हम दो इलेक्ट्रॉन को सेम ऑर्बिटल में पुट करेंगे, तो x1 इज इक्वल टू x2 h हार्टी-फोक वेव फंक्शन
2x1 इज इक्वल टू 0 है। स्लैटर डिटर्मिनेंट ये आप देख सकते, दिस इज मोर सुपरटिकस स्टेटमेंट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन पे व्हिच इज कंसीडर्ड एंटीसिमेट्री नॉट ट्रू जनरल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ये वाला इक्वेशन आ गया है जो मैं कह रहा था कि स्लैटर डिटर्मिनेंट्स जो थे मोशन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बोलते हैं। स्लैटर आफ्टर जॉन स्लैटर ये वाला इक्वेशन जो है ये हम यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते। स्लैटर डिटर्मिनेंट जो है इंटरचेंज ऑफ कोऑर्डिनेट अप टू इलेक्ट्रॉन will listen interchanging two row of slaughter with changing the sign of the slaughter satisfy the requirement of antisymmetric principle. Now the problem is how to find v double e due to Schrodinger wave equation is not separable. श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को तो आप सेपरेबल नहीं कर सकते, तो वी डबल ई कैसे फाइंड करेंगे? हार्टी-फोक मेथड, it is a method of approximation for the determinant of your function of energy of quantum stationary state.